everyone, we welcome you all in Coffee with Entrepreneur. I am your host वंदना अग्रवाल। जैसा कि आप हमारी टैगलाइन जानते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, इनकी कहानी सब में है जानी, पर आपके भी संघर्ष की है कहानी जो अब हमें लोगों को है बतानी। आज हमारे साथ एक ऐसा नाम जुड़ा है जिसे पहचान की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कमल गांधी जी, जिनके बारे में लोग जानते हैं द सोशल एक्टिविस्ट, पर उसके साथ साथ एक बहुत ही मजबूत एंटरप्रेन्योर हैं। स्पेस सर्कल, सिल्वर स्प्रिंग, इसके ये को ओनर हैं। कोलंबिया एशिया के ये ओनर हैं। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज है जो इन्होंने की है और समाज के लिए भी की है। तो चलिए वेलकम करते हैं कमल गांधी जी का और जानते हैं कि whether he was born with silver spoon or he had to do something to become Mr. Kamal Gandhi. हेलो सर। सर हाउ आर यू? फाइन। तो सर ऑलवेज फाइन। बहुत ही मैं आपको बता दूं कि ऑफ स्क्रीन भी जब हम बात कर रहे थे, अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन एंड गॉट टू नो लॉट अबाउट हिम। लेकिन हम चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ और जितने माहेश्वरी फ्रेंड्स हमें देख रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें कमल जी की पूरी जर्नी। कमल जी, मेरे को ये बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब एंटरप्रेन्योर का जर्नी, एट व्हाट एज यू स्टार्टेड, कैसे शुरू हुआ सब कुछ? मैंने अपने फादर को खोया है एट द एज ऑफ 14 और मैं अकेला था। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई काका नहीं, कोई मामा नहीं, कुछ नहीं। मेरे सामने एक बहुत बड़ा संकट था और उस समय हमारे पास पैसा भी नहीं था। ओके, यू वर स्टेइंग इन कलकत्ता? नो, अकोला महाराष्ट्र में, अकोला में रहते थे। तो मेरे एक कजिन ब्रदर थे, उन्होंने मेरे को उस समय थोड़ा साथ दिया और मैंने वर्धा शिफ्ट हो गया उसके बाद में। अच्छा। वर्धा में मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने शादी भी की। उसके बाद ओके। मैं लॉ की प्रैक्टिस भी करने लगा, लेकिन लॉ की प्रैक्टिस कुछ महीने करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसमें बहुत समय लगेगा एस्टेब्लिश होने में, और चूंकि मैंने शादी कर दी है, मैं अब वो अफोर्ड नहीं कर सकूंगा एक्सपेरिमेंट। एक, और दूसरी बात, मेरे साथ और किसी को तकलीफ हो ये मैं नहीं चाहता था। इसी बीच में मेरे को मेरे इन लॉज ने कहा कि आप कलकत्ता देख लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। मेरे पास रुपया नहीं था कि मैं यहाँ कर बिजनेस करता, तो मैंने सोचा मैं नौकरी करता हूँ कलकत्ता जाकर। अच्छा, तो मैं कलकत्ता आया, मतलब आप कलकत्ता के लिए एकदम अनजान थे उस वक्त? एकदम टोटली अनजान था। मेरा इतिहास कलकत्ता में शुरू होने का बहुत विचित्र है। यहाँ कलकत्ता में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा का अधिवेशन था। ओके। उसमें बीएम बिरला चीफ गेस्ट थे। मैं विदर्भ से डेलीगेशन बनकर आया था, डेलीगेशन में आया था। ओके। उस समय बीएम बिरला ने कुछ ऐसी बात कह दी जो नहीं कही जानी चाहिए। ओके। पहले दिन मैंने देखा लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, लेकिन कौन बोल पाता था? कोई साहस, कोई हिम्मत नहीं करता। किसी की हिम्मत नहीं होती। मैंने दूसरे दिन कहा कि सांप्रदायिकता और सामाजिकता में फर्क करना पड़ेगा, और हम लोग इस ढंग से लोगों को कहें कि आप संकुचित विचारधारा से बात रखते हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने उस समय 13 मिनट बोला था। अच्छा। और 13 मिनट में 13 बार तालियां बजी थी। अच्छा। वो हाँ, you are known as a motivational speaker also. तो उस दिन वो मेरा पहला कलकत्ता में एक इंट्रोडक्शन था। मेरे को उस समय फिर बांगर्स में काम करने का एक ऑफर भी आया। अच्छा। मैंने सर्विस ज्वाइन की। कुछ महीने काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा वहां पर कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, लोग दूसरे धंधे में लगे हुए हैं। तो मेरा मन गवा नहीं दे रहा था मेरे को। तो मैंने जो ओनर थे मिस्टर बीडी बांगर, उनसे कहा कि यहाँ सब ये चोरी वोरी होती है, मैं नहीं करूँगा काम, आप सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। उनका सीधा कहा उन्होंने, आपको काम करना है तो करिए,
नहीं करना हो तो चले जाइए। मैं उठ के उनके पास से आ गया और मैंने निर्णय कर लिया कि अब मैं नहीं जाऊँगा। उस चोरी का हिस्सेदार मैं नहीं बनूँगा। आप जब उस वक़्त आए थे, जब बांगड़ जी के यहाँ आपको काम मिला, ऑब्वियसली आप कहीं दूसरे जगह से आए थे, तो एक बार भी आपको डर नहीं लगा कि मैं इतनी अच्छी नौकरी, क्योंकि आपका पे भी अच्छा ही था, एज़ अ सेल्स पर्सन यू वर्किंग, एक बार भी डर नहीं लगा कि अरे सिस्टम के साथ जुड़ जाऊँ, जो लोग कर रहे हैं वो भी मैं करूँ? आपको एक बार भी डर नहीं लगा कि हाँ, छोड़ दूँगा तो अब क्या होगा, मेरी फैमिली भी है? ज़िंदगी को भी समय देना पड़ता है और वो संघर्ष का समय रहता है। अगर हम उसको ठीक से पार कर लेते हैं, वो हमारे पूरे जीवन की संपत्ति बन जाता है। और अगर हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तब बात बहुत दूसरी हो जाती है। मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। मेरे को फिर दूसरी जगह नौकरी का ऑफर भी आया। इसी बीच मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि अगर तुम कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो मेरे साथ कर लो। और मैंने कहा कि मैं तो वही चाहता हूँ कि वही मैं करूँ और एक मिनिमम गारंटी पर मंथ मिल जाए मेरे को, बाकी का फिर शेयर जो भी होगा वो होगा। और वो मेरा हो गया। नहीं, क्या चीज़ का बिज़नेस था? इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल्स, ओके। हिंदुस्तान मोटर, ओरियन पेंट, ऐसे कई कंपनियां थी, वहां सप्लाई करते थे। काम अच्छा चला, मैंने बहुत मेहनत की। उस पीरियड में मैंने 4-5 लाख रुपए कमा भी लिए उसी पीरियड में, 2-2.5 साल के पीरियड में। इसी बीच में हमारे पास एक ऑफर आया, एक आदमी डायरेक्टर बोला कि मैं डायरेक्टर हूँ, आप फिल्म बनाइए, बहुत कम रुपया लगेगा, 2-2.5 लाख रुपए में फिल्म बन जाएगी। तो मेरे जो को ब्रदर इन लॉ है, मिस्टर डागा, उन्होंने कहा कि अपने मिलकर करते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास तो 1.5 लाख रुपया है, इससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकूंगा। बोले बाकी का मैं लगा दूंगा। लेकिन न वो बजट उतना रहा, न वैसा कुछ हुआ। कुल मिला के मेरे पास जितना रुपया था वो सब लग गया, क्योंकि पिक्चर आधी नहीं छोड़ सकते, रुपये वहीं वेस्ट हो जाता है। पूरी करने में भी वेस्ट ही हुआ। दैट वाज अ सुपर लाइन। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ कि मैं मन से टूट गया था। मैंने जो अच्छा काम चला था उसको छोड़कर मैं ये लाइन में आ गया। खैर जो हुआ सो हुआ। उस पिक्चर फ्लॉप होने के बाद 1.5 वर्ष तक फिर मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं सर्च कर रहा था काम को, कैसे करूं, क्या करूं। फिर मेरे एक मित्र मिले, उन्होंने मेरे को फिर एक सरकार की जो कारपोरेशन, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन, उसकी एजेंसी मुझे करा के दी। मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट भरने के 10,000 रुपये भी नहीं थे। मैंने वो काम किया, मेरे एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में किया जो कपड़े के हैं, और फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा चला। सीपीआईएम की गवर्नमेंट के साथ कमल जी का कैसे बॉन्डिंग थी और कैसे क्या हुआ आगे, ये हमें कमल जी बताइए। मेरे जो इन-लॉज हैं वो डाई हार्ड कम्युनिस्ट थे। ओके। हाँ, और उनके सीपीएम से बहुत नजदीकी रिश्ते थे। और मैं थोड़ा सा स्वभाव से, मुझे ऐसा एक पब्लिक रिलेशंस बनाने का शौक था। पीआर। हाँ, शौक था मेरा वो। तो उसी हिसाब से मेरा उनके साथ रहकर धीरे धीरे सीपीएम से अच्छा हो गया और फॉर्चुनेटली बहुत ही जल्दी ज्योति बाबू के साथ भी मैं क्लोज हो गया। और कोशिश ये की कि बेदाग जिंदगी जीऊं। ज्योति बाबू से मेरा बहुत नजदीकी संबंध है, इसलिए मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी बोल दूं, ऐसा नहीं। मैंने अपने आप को संयमित रखा, नीति और नियत दोनों को संभाल कर रखा और जिंदगी को समय दिया, बहुत समय दिया कि वो अपने जगह ठहर जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना ले जहां से वो आगे जा सकती है। और उसका मुझे गर्व है कि मैं उसमें सफल रहा और धीरे धीरे मैं सामाजिक गतिविधियों में भी
पूरा एक्टिव रहा। मैंने कई बड़े-बड़े काम किए हैं, गारमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया है। मैंने मनोराज का जो पूरा जल गया था, उसको मैंने फिर से बनवाया है। वो आपने ही बनवाया हाँ, था? हाँ, अच्छा, हाँ, ओके। हाँ। I was the sole person ज्योति बसु के कारण। और फिर लोगों की पारिवारिक समस्याओं को सुलझाना, व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाना, अपने संबंधों के और सरकार के साथ उन रिश्तों को उपयोग कर कर लोगों को मदद करना, ये सब करते रहा। और करते-करते खुद का बिज़नेस भी करते रहा। बिज़नेस मैंने बहुत चेंज करने पड़े मेरे को, ये बात एक अलग है, लेकिन ठीक है। नहीं, ज्योति बाबू से कनेक्शन आपका कैसे शुरू हुआ? बात ऐसी है ना कि मारवाड़ी समाज में उस समय सीपीएम से कोई जुड़ता नहीं था। राइट। और मैं उस समय मारवाड़ी समाज को सीपीएम के नजदीक लाने की कोशिश करता था, एक्टिवली पार्टिसिपेट। और शायद पहली बार बंगाल के इतिहास में 2500 मारवाड़ी समाज के लोगों का मैंने जुलूस सीपीएम के रीजन में निकाला। ओके। दैट वाज द लैंडमार्क। नहीं तो मारवाड़ी समाज के लोग सीपीएम को सब पसंद नहीं करते थे। उससे ज्योति बसु को ऐसा लगने लग गया कि ये उसमें पोटेंशियल बहुत है। और फिर धीरे-धीरे मैं बहुत नजदीक चला गया। फिर वो सॉल्ट लेक में रहने आ गए, तो मेरा घर उनके घर के बीच में 3 मिनट का है, तो फिर मैं चले जाता था वहाँ पर, मिलने चले जाता था। उनसे मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बगैर उनके सिखाए सीखने को मिला, उनको देखकर सीखने को मिला कि कैसे हैं, क्या है करके। और मैं धीरे-धीरे उन चीज़ों को अपने अंदर समाते रहा। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके पास बैठ जाता हूँ। और वो बैठने की मेरी स्थिति बनी रहे, इसके लिए मैंने अपने आप को बेदाग रखने की कोशिश की। और वो मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया। और आज तक वही जिंदगी जी रहा हूँ। मैंने कई आयोजन किए यहाँ समाज के लिए, बड़े-बड़े। एक दशहरा फेस्टिवल जो शुरू किया था, वो मैंने ही शुरू करवाया था सॉल्ट लेक में। सॉल्ट लेक। बिकॉज़ योर स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग। आई डोंट वांट, मतलब मैं जंप नहीं चाहती, मैं चाहती वो चीज सबको पता चले कि आप जब फिल्म में लॉस में आए, देन यू डिड अ शेयरिंग बिजनेस विथ योर फ्रेंड, आप कमीशन में वहां भी कमाए। उसके बाद 78 से एक पीक आई थी आपके लाइफ में, एंड उसके बाद आपने कपड़े का बिजनेस भी किया। 1985 तक मैंने ये किया। 1986 में मैं सॉल्ट लेक में शिफ्ट हो गया। अच्छा। उसके पहले मैं हावड़ा में रहता था। अच्छा। सॉल्ट लेक में शिफ्ट हुआ तो सॉल्ट लेक को लक्कड़ी, आप जानती हैं कि राजरहाट एरिया है, पूरी एरिया है। राइट। उस समय वो एकदम बैरन लैंड थे, बिल्कुल लोग खेती करते थे, कुछ नहीं था। तो मैंने ऐसे ही वहां जमीन खरीदना शुरू की। ओके। और लोगों को मैंने कहा कि मैं तो जमीन खरीद रहा हूँ, आपको लेना है तो आप भी ले लीजिए। ओके। और ऐसा करते 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 मेरे रियल एस्टेट में पहुंच गया, लोगों को जमीन बेचना, ये सब खरीदना चले गया। और वो अभी तक जारी है। बिल्कुल। मेरा मेहनत करने का जो तौर तरीका है, मेरा सुबह 9 बजे से काम मेरा शुरू होता था, रात को 9, 10, 11 बजे तक मैं काम करता था। मैं केवल काम ही नहीं करता था, सोशल सर्विस भी करता था, पॉलिटिकल वर्क भी करता था, और बिजनेस भी करता था, फैमिली को भी समय देता था। तो मैंने अपनी जिंदगी को जो महत्वपूर्ण जो है सारे, वो मैंने कवर किए हैं। बिल्कुल। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी को जिया है। बहुत से लोगों से जब हम बात कर रहे थे, लोगों ने कहा कि स्पेस सर्कल आज से बहुत साल पहले जब आया, अपने तरीके का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें एक क्लब, हाउसिंग फैसिलिटी, मतलब ये तो अभी कॉमन हो चुका है, लेकिन उस वक्त स्पेस सर्कल हुआ। स्पेस सर्कल सबसे पहले, आई थिंक उसके बाद सिल्वर स्प्रिंग, सबसे पहले सर्कल क्लब हुआ, उसके बाद स्पेस सर्कल हुआ, उसके बाद
स्प्रिंग क्लब हुआ। हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा हमारे ग्रुप ने कि केवल क्लब हम लोगों ने बनाए नहीं, हमने उसको मेंटेन भी बहुत अच्छा किया। इसलिए आज भी हमारे यहाँ जो फुटफॉल है, लोगों का आना जाना सब And बढ़िया है। banquets are given there. Banquets are there, gym is there, bar is there, restaurant is there, children's play area is there, Many things are there. spa बिल्कुल and everything. बिल्कुल। आपने एक हॉस्पिटल भी बनाया, मेरे को कोलम्बेशिया कोलैबोरेशन। हाँ, तो मैंने हॉस्पिटल मैंने बनाया, एक बिजनेस टाई अप किया, एक कोलम्बेशिया ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, अमेरिकन बेस्ड। वो हॉस्पिटल फिर हमने उनके साथ काम चलाया, और वो भी हम लोगों ने प्रिंसिपल से किया। वहाँ ऐसा नहीं था कि कोई हम डॉक्टर को रेफर कर देते थे या कोई डॉक्टर हमारे यहाँ रेफर करके कमीशन ले सकता था, ये सब बिल्कुल नहीं था। स्ट्रेट था वहां पर एकदम। कभी भी किसी को भी व्यक्ति को, पेशेंट को आ जाए तो ये चेक करवा लो, वो चेक करवा लो, ये टेस्ट करवा लो, वो ये सब नहीं होता था, क्योंकि वो ग्रुप भी बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा ग्रुप। उनके 10 हॉस्पिटल है कलकत्ता में, अपने इंडिया में, तो वो भी ठीक चला, वहां भी पूरा सेटिस्फेक्शन रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। क्लब्स भी हम लोग, बार जरूर है हम लोगों के क्लब में, लेकिन हम ऐसी कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं करते हैं जो नहीं की जाए, विच इज नॉट सोशल। हाँ, ओके। हम अपने क्लब की डिग्निटी को, स्टेटस को, डिसेंसी को, डेकोरम को पूरा मेंटेन करके क्लब चलाते। जितना मैं कमल जी गांधी को समझी हूँ, इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। कहते हैं कि अगर आप सही रास्ते पे चलते रहेंगे तो शायद अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो थोड़ा बहुत घुमाना फिराना सब चलता है। क्या इस बात में सच्चाई है? तो आइए कमल जी से जानते हैं। मेरा अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस है, सेल्फ पावर, बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस है, और मेरे में टॉलरेंस कैपेसिटी भी है, और मैं अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो उसका औकात कह दिया जाए, उससे ऊपर महत्वाकांक्षा मैंने कभी नहीं रखी। इसलिए मुझे न पैसे ने, न किसी और किसी चीज ने मुझे आकर्षित नहीं किया कि मैं कुछ भी करूं और वो पैसा कमाऊं, ये मैंने नहीं किया। okay. मैं काम भी किया हूं जिंदगी में, किसी से 1 रुपया उधार नहीं लिया हूं, बैंक से भी नहीं लिया हूं। नो लोन, नो लोन, नो क्रेडिट कार्ड, नो लोन, नो नो नो। क्रेडिट कार्ड होगा, बाहर जाते हैं इसलिए, बाकी मैंने कभी नहीं लिया। मेरे पास 2 रुपया है तो 2 रुपये का ही काम किया, okay. उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, मैं आराम से नींद ले पाता था रात को। और चूंकि 2 बेटियां मेरे, तो मेरी फैमिली भी बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ बहुत लंबी छलांग, लंबी कूद करनी है ऐसा कभी नहीं लगा। तो मैंने अपने आप को एक सीमा में बांध कर रखा मैंने, और मैं उससे सफल रहा। मेरे को न पैसे ने कभी खींचा है, न और कोई आकर्षण मेरे जिंदगी में आ पाया। मेरे को शौक और नशा 2 ही चीजों का रहा, सोशल सर्विस करना और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना। इसके साथ ही हम लोगों ने एक कारगिल वॉर के बाद हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था, समन्वय करके, और उसके माध्यम से हम राष्ट्रभक्ति का पूरा एक प्रोग्राम करते थे, 2.25 घंटे का, और हमने पूरे देश में 50 से अधिक प्रोग्राम किए हैं, और वो एकदम बगैर किसी चार्ज के, okay. हम अपने खर्चे से करते थे, okay. और ये कोविड के पहले तक हम कर रहे थे, और हाईएस्ट ऑडियंस उसमें 25,000 तक हो जाती थी। okay. हाँ, और हमारा शो बहुत पॉपुलर हुआ, और वो उसमें हमने कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं की। शो में बेसिकली क्या था, मैटर क्या था? राष्ट्रभक्ति के सारे जो गाने वगैरह हैं, उनको उस पर अपना डांस ड्रामा करना। ये क्या जगह जगह होता था?
हाँ या ओनली कैलकाटा? नहीं नहीं, पूरे इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया। हाँ ओके ऑल ओके। ओवर इंडिया व्हाट हम वाज द लोग नेम ऑफ दैट प्रोग्राम? सरजमी। अच्छा ओके। सरजमी मतलब कितने दिन तक चला ये शो? बहुत साल चला, 10 वर्ष से ओह ज्यादा चला। ग्रेट। हाँ 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 ओके। हाँ। तो वो एक शौक भी पूरा हो रहा था कि मैं हम लोग थोड़ा सा, ये तो नहीं बोलेंगे देश के लिए, लेकिन हम लोग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम मोटिवेशन। करते हैं वो एक राष्ट्र के लिए भी समर्पित है। और हमारी उसमें एक कंडीशन रहती थी, जो भी ऑर्गेनाइजर होते थे, क्या हमारे मंच पर कोई पॉलिटिशियन नहीं आएगा, ओके। कोई नहीं आएगा। ग्रेट। हमारा और राजनीति का दूर दूर का रिश्ता नहीं है उस कार्यक्रम में। केवल वहीं आएंगे वही लोग ही आएंगे जो सैनिक हैं, परिवार हैं, जो सैनिकों के अफसरान हैं वही आएंगे और दूसरे नहीं आएंगे मंच पर। मंच पर ऑडियंस तो अलग अलग रहती है, ये हमारा एक था। दूसरा हमारा था कि हम जो सैनिकों के परिवार जो उजड़ जाते हैं, सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो जो जिसको बोलते हैं वीर माता करके, हम उनको हर कार्यक्रम में बुलाकर उनको सम्मानित करते जहां भी जाते, वो उस एरिया के जो लोग होते। और ये सब करके हमको जो सुख और संतोष मिलता था, दैट कांट बी एक्सप्लेन। कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी चीज में नहीं मिला। तो चलिए अब इनसे पूछते हैं कुछ रैपिड फायर सवाल, ताकि एकदम वन लाइन में एकदम स्ट्रेट टू दिल से आंसर मिले। कमल जी, आपको किससे मोटिवेशन मिलता है? आप लोगों को आपसे मोटिवेशन मिलता है, आपको किससे मोटिवेशन मिलता है? मेरे काम से। Who according to you is a hero of your life? ज्योति बासु। What is your hobby? Practically, I enjoy my life in the various sphere of life. मुझे जो ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए बताइए कि उनको क्या करना चाहिए ताकि वो मजबूती से अपना बिजनेस कर सकें। सबसे बड़ी बात है नीति और नियत को ठीक रखकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आज आपको वो प्रगति नहीं मिले जो मिलनी चाहिए, लेकिन समय आपको देगा और वो आपके लाइफ लॉन्ग का एक एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। एक अफसोस आपको रह गया कि आपने ये क्यों किया? मैंने फिल्म क्यों बनाई? एक अफसोस कि मुझे ये करना है, मैंने अभी तक नहीं किया। ऐसा मुझे कुछ अफसोस नहीं। आपने सब किया आपके हिसाब से, तो यू डोंट हैव एनी ग्रज। एनी ग्रज? नहीं, मैं अपने दिल के प्रति, अपने हृदय के प्रति पूरा ईमानदार हूँ। चलिए आउट ऑफ टैग के क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर एक दिन के लिए या 5 दिन के लिए, मैं एक वीक के लिए अगर आपको मिनिस्ट्री दी जाए तो आप क्या चेंज लाना चाहेंगे सोसाइटी में? हम तो यही चाहेंगे कि थोड़े से जीवन मूल्यों को मांगकर हर व्यक्ति आदर्श नहीं हो सकता है, लेकिन एक जिंदगी को ऐसा तो समझे कि मेरा भी कुछ कर्तव्य, मेरा भी कुछ दायित्व है, मैं इधर उधर नहीं खसकूं। तो इसके लिए वैसी जिंदगी होनी चाहिए। हम लोगों को, नागरिकों को वही बना सके तो। मतलब यू वांट टू मोटिवेट नागरिक कि आपका भी कुछ सहयोग होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ। ओके, दैट वाज ग्रेट। अभी माहेश्वरी समाज ने MIBF माहेश्वरी फाउंडेशन, इंटरनेशनल बिजनेस फाउंडेशन बनाया है, तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि क्या कदम है, कैसा कदम है? बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जैन समाज का जीतो भी होता है, यहाँ के बीएनआई के चैप्टर्स भी होते हैं, और अगर ऐसा एक माहेश्वरियों के लिए एक प्लेटफॉर्म अगर हो जाए और वो ऑल इंडिया लेवल तक हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह हम लोगों में ऑलरेडी कई एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे आ सकते हैं, जो हेल्प कर सकते हैं, और अपनी जो युवा पीढ़ी है, इट स्टार्टेड इन अदर स्टेट्स आल्सो। हाँ, और अपनी जो युवा पीढ़ी है वो टैलेंटेड है। अभी तो सब लड़के और लड़कियां जो भी रहे अच्छा एजुकेशन लेती है, इसलिए अगर इस फोरम के माध्यम से अगर व्यूज एक्सचेंज होते रहे, कुछ उससे फ्रूटफुल रिजल्ट भी निश्चित आएंगे, तो एक मैं समझता हूँ माहेश्वरी समाज को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे IMBF, कैसे वो डिफरेंट हो? हाँ, मेरा यही कहना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आप जिनको बनाएं, उनको जो आया उसको मत बनाइए। ट्राई टू टेक सम क्रीम पर्सन। हाँ, उन लोगों को बनाइए
जिन लोगों को आगे बढ़ने की एम्बिशन है, जिनके पास एक, जिसको बोला जाए, एक गट्स है ऐसे कि वो कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को बनाइए और लड़के और लड़कियां दोनों को सम्मिलित बिल्कुल पूरी तरीके से करिए, एक्टिवली। एक्टिवली, बिल्कुल। बिल्कुल तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लड़कियों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बहुत बड़ा हो गया है। बिल्कुल। हाँ, कमल जी, MIBF से आप किस तरीके से जुड़ना चाहेंगे? मैंने कहा भी है कि मैं प्रस्तुत हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी मुझसे अपेक्षा रहेगी मैं पूरी करूँगा, और मेरे वो सोशल सर्विस का एक पार्ट रहेगा, क्योंकि मुझे उससे कुछ बिज़नेस तो करना है नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तो मेरे मन को एक वो सैटिस्फैक्शन देगा कि कि कुछ लोगों को मिला के कर दिया। बिल्कुल। सो ही वाज़ मिस्टर कमल गांधी इन कॉफ़ी विद एंटरप्रेन्योर। ये कॉफ़ी पी के हमें तो बहुत मज़ा आया और इस कॉफ़ी में जो जोश था, उससे ज़्यादा जोश हमें इनसे मिलके और इनकी बातों से मिला है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये शो? हमें ज़रूर बताइएगा बिकॉज़ वी विल बी वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू कि डिड यू एन्जॉयड इट? और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम आपको इंस्पायर करेंगे, जिनकी लाइफ आपके लिए मोटिवेटिंग रहेगी। कीप ऑन वॉचिंग कॉफी विद एंटरप्रेन्योर। टिल देन, वंदना अग्रवाल सेइंग यू गुड बाय। थैंक यू सो मच।